16 दिसंबर 1971 को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया। ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था। तो पाकिस्तानी फौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? तो भी एक सवाल पैदा होता है कि 1971 में तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज भी थी और इतनी बड़ी एयरफोर्स भी थी और नेवी भी थी, तो पाकिस्तानी फौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? ये जिस तरह हमास वाले जो हैं ये लड़ते गए इसराइल के सामने इन्होंने हथियार नहीं डाले, तो पाकिस्तानी फौज भी तो ये कर सकती थी, क्यों नहीं किया उसने? मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी जो कि पाकिस्तानी फौज के पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, ये उनकी किताब है द स्टोरी ऑफ सोल्जरिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। जनरल पटौदी साहब ने लिखा है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ तो 1958 में लगाया, लेकिन ये मार्शल लॉ लगाने से बहुत पहले ये फौज को अपने साथ मिलाकर फौज को इस्तेमाल करके इक़्तिदार पे कब्जा करने का मंसूबा बना चुके थे। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से पटौदी साहब अपने कमांडर इन चीफ को समझाते थे कि ऐसा मत करें। कमांडर इन चीफ पता क्या कहता था? पटौदी साहब ने अपनी किताब में लिखा है पेज 157 पे कि लेट मी हैंडल पॉलिटिक्स एंड यू ऑल कीप आउट ऑफ इट। और फिर अयूब खान साहब ने पटौदी साहब को कहा द ब्लडी पॉलिटिशियंस एंड द सिविलियंस वर सो यूजलेस, करप्ट एंड इनएफिशिएंट and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock। लेकिन अयूब खान क्या कहता था कि नहीं, ये ब्लडी सिविलियन है, इनको मैं सबक सिखाऊंगा। तो पटौदी साहब ने अयूब खान को कहा I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform, it could ruin the army, he just would not listen। इब्राहिम ने सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान से कहा कि मैं पाकिस्तान तोड़ने की इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता, एंड ही रिजाइंड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अयूब खान साहब ने क्या किया? अयूब खान साहब जो हैं वो एक पंजाबी जज जस्टिस मुनीर साहब उनको ले आए। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसी गुफ्तगू के दौरान अयूब खान ने कहा वली खान याद रखो, हम जब तक मशरकी पाकिस्तान से जान नहीं छुड़ाते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें यह काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। मुस्तहकम पाकिस्तान का क्या मतलब है? अयूब खान साहब कह रहे हैं हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है, इसके लिए मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। किसको कह रहे हैं? वली खान को। किताब के पेज 260 पे ये लिखा है कि शेख मुजीब जो है उसने वेस्ट पाकिस्तान में जो मियां मुमताज दौलताना की कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी उसके साथ कोलैबोरेट एक अलायंस बनाने की कोशिश की और उसे कहा कि 25-30 सीटें तुम्हें मैं ईस्ट पाकिस्तान में दे देता हूं और तुम वेस्ट पाकिस्तान में हमारे बंदे जो है उनको एडजस्ट करो। तो शेख मुजीब जो है वो यूनाइटेड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, लेकिन ये मंसूबा जो है ये आगे चल नहीं सका। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में शेख मुजीब को मेजॉरिटी मिल गई, उसको ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया गया, और जब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया गया तो उसके नतीजे में हालात खराब हुए। अवामी लीग का जो मौकफ था उसमें सख्ती आ गई और हुआ, तो उसको खत्म करने के लिए फौज ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जो मिलिट्री ऑपरेशन था तो उस ऑपरेशन की उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल साहब याकूब अली खान साहब थे जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को कमांड कर रहे थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो जब उन्होंने मुखालफत की तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उनकी जगह पर टिक्का खान को भेजा गया, उसने ऑपरेशन किया, टिक्का खान भी नाकाम हो गए तो उनकी जगह पर फिर जनरल नियाजी साहब को भेजा गया। में इन्होंने जनरल नियाजी का जो मकरू चेहरा है उसको ऐसे बेनकाब किया है कि इन्होंने लिखा है कि एक दिन नियाजी बिकेम एब्यूसिव एंड स्टार्टेड raving, breaking into उर्दू ही सेट, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे क्या समझते हैं? ये ढाका में बंगाली अफसरों को बुला के उनको कहा मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। और इसमें यह भी लिखा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, बंगाली गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो वहां पे एक बंगाली अफसर थे मेजर मुश्ताक साहब वो खामोशी से बाथरूम में गए, उन्होंने अपना जो सर्विस रिवॉल्वर था उससे कनपटी में गोली मार ली, उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो प्रोसेस कुछ सबक हमें सीखने चाहिए और वो सबक ये है मुदरमान कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कि जो फौज सियासत में मुदाखलत करती है, जो फौज पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है, वो लड़ने के काबिल नहीं रहती। ये बड़े क्लियरली इस रिपोर्ट में लिखा गया है। ये है 16 दिसंबर 1971 का सबसे बड़ा सबक। और वो लोग जो इस किस्म के मामलात में फौज के फैसिलिटेटर बन जाते हैं, जैसा कि 1971 में कौन कौन था फैसिलिटेटर? अल बदर, अल शम्स, हमारे बहुत से बिहारी बहन भाई जो उस वक्त फौज के ऑपरेशन का साथ दे रहे थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जमात इस्लामी और बहुत से लोग। क्या हुआ उनके साथ बाद में? वो बिहारी जिन्होंने के 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, आज भी ढाका और मीरपुर के अलावा कई जो बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप है वहां पे कुस्ब पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने पाकिस्तान में जगह जगह इतने बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं, इतने बड़े बड़े डिफेंस हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं,
آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ وہ ابھی بھی وہاں پہ کیمپوں میں پڑے ہیں، سردی میں بھی مرتے ہیں، گرمی میں بھی مرتے ہیں، آپ ان کو نہیں لا سکتے؟ ان کو آپ کو لانا چاہیے، آپ نہیں لے کے آئے۔ جماعت اسلامی جس نے ساتھ دیا پاکستانی فوج کا، آج دیکھیں اس کا کیا موقف ہے۔ بھٹو صاحب جنہوں نے ساتھ دیا پاکستانی فوج کا اور جنگی قیدی چھڑائے، ویسٹ پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ واپس لیا، ان کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اور 16 دسمبر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ 1956 کا آئین اگر نہ توڑا جاتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ 1970 کے الیکشن میں بھی 1956 کے آئین کی بات کرتا رہا، تو آپ نے 1956 کا آئین توڑا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب آپ 1973 کا آئین بھی توڑنا چاہتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ توڑا، وہ ریسٹور ہو جاتا ہے، پھر توڑتے ہیں وہ پھر ریسٹور ہو جاتا ہے۔ تو 1973 کا آئین جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے۔ تو سبق سیکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر 1956 کے آئین کو توڑنے کا نتیجہ جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں آپ کے سامنے آیا تھا، تو بار بار 1973 کا آئین جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو مت توڑیں بار بار۔ اور جو دلی ایگریمنٹ تھا جس کے تحت آپ نے اپنے جنگی قیدی انڈیا کی قید سے چھڑوائے، جس کے تحت آپ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، اس میں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے بنگالیوں سے معافی مانگنی ہے۔ آپ نے وہ معافی باقاعدہ طور پہ آج تک نہیں مانگی۔ بنگالیوں سے معافی مانگنے سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے معافی مانگیں، اپنی پاکستانی قوم کو بتائیں کہ ہم سے یہ بلنڈر ہوئے۔ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کرنی چاہیے، اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ 16 دسمبر 1971 کو جو قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹا، تو ٹھیک ہے وہ انڈین آرمی نے بھی مداخلت کی، وہ شیخ مجیب الرحمان بھی پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل میں تو 1962 میں جنرل ایوب خان اور جسٹس منیر نے جو منصوبہ بنایا تھا نا، وہ تھا پاکستان توڑنے کا منصوبہ۔ وہ 1962 میں بنایا گیا تھا، 16 دسمبر 1971 کو اس کے کئی سال کے بعد ہوا۔ تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نا 16 دسمبر 1971 کے واقعے کی، تو 5 اگست 2019 کو انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ نہ کرتا۔ 5 اگست 2019 کو کیا ہوا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اب انڈیا نے کشمیر پہ مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دعا کریں کہ 16 دسمبر 1971 اور 5 اگست 2019 جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ میں نے 5 اگست 2019 کی بات پتہ کیوں کی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو بھی ہوا تو اس کے بعد بڑا پاکستان میں کہا گیا جی کہ انڈیا نے بہت ایک عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کشمیر کا